आई होप तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और लगातार करते चलिएगा। एग्ज़ाम्स काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं और कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं मतलब आगे के लिए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो तैयारी अपनी अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। अभी आर ओ का तो नोटिस आ ही गया है, देखते हैं। पुलिस का असमंजस चल रहा है, मतलब एक सस्पेक्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही, लीक हुआ है। लेकिन इस बेस पे कि अभी कुछ प्रूफ नहीं मिल पाए, सबूत नहीं है उस बिहाफ पर। अभी कह नहीं सकते कि कैंसिल होगा नहीं होगा, लेकिन 99% कैंसिल होने के पूरे पूरे चांस हैं गाइस, ठीक है। तो तैयारी अपनी अपडेट रखिएगा। और भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के, एसएससी के हैं, है ना। पीसीएस में 17 मार्च का है और आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है ना। काफ़ी वैकेंसी अच्छी है सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो आज हम लोग लेके आए हैं करंट अफेयर्स का वीडियो, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि जो मैं यहाँ बताऊँगा लगभग मैं 1 घंटा प्लस का वीडियो रहेगा। तो मोस्टली मैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं मोस्टली जो पूरी तरह से 101% पेपर में छपेगा ही। इसलिए थोड़ा मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स, कुछ न्यूज़पेपर, कहीं इधर तो से कटिंग, कहीं और से कोई कंटेंट, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से एनालिसिस कट करके मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ाइएगा, पूरी मेहनत मैं यहाँ करूँगा आपके साथ, ठीक है। और अपने हाथ से स्वयं लिखूँगा, आप भी कोशिश किया करें लिखने की। लिखने से क्या है, याद होता है, इसलिए मैं खुद लिखता हूँ ताकि मेरे दिमाग में कुछ याद रहे, ठीक है। आपके भी दिमाग में कुछ याद हो पाए। देखने से साथ साथ है अपनी कॉपी पर और पेन से लिखना शुरू कर दिए। ओके गाइज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम लोग सारी बात करते हुए करंट अफेयर की यहाँ बात करेंगे। करंट अफेयर्स, जहाँ ज़रूरत है हिंदी इंग्लिश की मैं दोनों भाषाओं में बताता रहूँगा साथ साथ। जहाँ ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा गाइस, ठीक है। या इतना टफ हिंदी या अंग्रेजी नहीं होता है, समझने वाला स्टूडेंट समझ लेता है। समसामयिकी, घटना चक्र है एक तरह से ही। अब देखिए पहला क्वेश्चन बनता है आपका, ब्रिक्स। ब्रिक्स हुआ था, वैसे देखा कौन से नंबर का, तो आप बताएंगे 15th एडिशन का था। 15th एडिशन मतलब 15वें नंबर का था, ठीक है। और ये हुआ था अभी हाल ही में, कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका में हुआ। मैं सारे पॉइंट बता दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने का, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, याद रखना। 15th एडिशन तो हो गया, लेकिन ये कहाँ हुआ था, किस जगह, इसमें मैं बता दिया, लेकिन डेट क्या थी, तो 22 से 24 अगस्त 2023, इस डेट को ये हुआ था। अब दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। जोहान्सबर्ग एक शहर है, वहाँ पर यह होता है। और इसकी जो प्रेसिडेंशलिज्म की थी, अध्यक्षता जो की थी, जो चेयरमैन रहे यहाँ पर, तो चेयरमैन अभी लिख सकते हैं आप कि चेयरमैन कौन था यहाँ पर, तो आप बताएंगे सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा, याद रखेंगे आप। सिरिल रामाफोसा एक्चुअली साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्लियर। ये भी आ सकता है, बताइए साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामाफोसा। रामाफोसा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जॉन्सबर्ग में हुई थी, ये कब हुई थी, ठीक है। बेहतरीन नोट्स तरीके से अच्छी तरह से बनाते चले जाइएगा। हर क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। हाईलाइटेड भी कर रहा हूँ, याद रखना है। अब पार्टिसिपेट कंट्री कौन से थे यहाँ पर ब्रिक्स में, पार्टिसिपेट कंट्रीज, कौन कौन से ऐसे कंट्री थे जो यहाँ शामिल हो जाते हैं। मेन तो हमारे ब्रिक्स के ही हैं, जैसे ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखना। जब ब्रिक्स बना था तब यहाँ पर ये मतलब 5 देश थे इसमें, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी जो देश हैं वो लगभग आपके 10 हो चुके हैं, 5
ठीक है, 5 2 जा 10 हो गए हैं। नए सदस्य जो जुड़े हैं मैं आपको बता दूंगा, नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं, ठीक है, याद रखना है। अब यह मैं बता देता हूँ कि प्रतिभागी देश हैं, पार्टिसिपेट कंट्रीज, जिन्होंने यहाँ पर मतलब भागीदारी की थी। उसमें चाइना के राष्ट्रपति थे, ठीक है, कौन थे? शी जिनपिंग, इनका नाम भी तो ऐसा ही है, शी जिनपिंग, ठीक है, ऐसे लिखते हैं वहाँ पर, XIC, जिनपिंग। ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। इंडिया की तरफ से कौन गए थे? हमारे मोदी साहब, मोदी जी, ठीक है। और साउथ अफ्रीका तो आप जानते ही, मैंने ऊपर लिख दिया है, सिरिल रामाफोसा। रशिया की तरफ से गए थे आपके, रशिया की तरफ से भी मेंशन कर देते हैं ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना गाइस, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन गए थे, ठीक है, क्लियर है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति इनासियो लूला डी सिल्वा, तो ऐसे लिख लेते हैं, लूला डी सिल्वा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक मैंने सारे राष्ट्रपति बता दिए हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। अब देखिए, जो 5 सदस्य तो ये थे ही, 10 हो गए, लेकिन अब 11वां और जुड़ गया है, वो यूएई हो गया। पहले 10 थे, पहले 5, फिर 10, अब 11 हो चुके हैं। अब 24 अगस्त 2023 को इस ब्रिक्स में 6 और देश शामिल हो गए हैं। 24 अगस्त 2023 से, ठीक है, 6 कंट्री हैं जो शामिल हुए हैं। नंबर 1 अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नंबर 2 इजिप्ट, अफ्रीका का है ये, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का है, ठीक है। इथोपिया, इथोपिया। नंबर 4 ईरान। नंबर 5 सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया। और नंबर 6 UAE। डन। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE। कब से काम हो रहा है? 24 अगस्त 2023 से। बताइए, क्लियर? तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस। यहाँ तक हमने बात कर ली ब्रिक्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, सेकंड क्वेश्चन जो भी है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन के अंदर मैंने कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अब नेक्स्ट आपका बनेगा, जो भी हम लोग यहाँ मेंशन करना, सेकंड लिख सकते हैं, कौन सा भी लिख सकते हैं आप, ठीक। अब टॉप सिटी, टॉप सिटीज़, अब ऐसे कौन से शहर हैं फॉर किस में, टूरिज्म के लिए, ठीक है। शीर्ष शहर, हिंदी वाले बच्चे बहुत देखते हैं एक्चुअली। शीर्ष शहर हैं टूरिज्म के लिए। अब ऐसे कौन से शहर हैं जिनका टूरिज्म सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है? भारतीय शहर में अगर बात करें, दुनिया के शहर हैं ये, वर्ल्ड की बात है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड्स रैंक, दुनिया की रैंक के बारे में है। इंडिया के 2 शहरों को तो मिला है, वो 2 शहर मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ। इंडिया के 2 सिटी हैं जिनको सबसे अच्छा टूरिज्म का खिताब मिला है। उदयपुर सेकंड पोजीशन है उदयपुर की, मुंबई, बस यही 2 शहरों को मिला है भाई सब, 10th पोजीशन। उदयपुर सेकंड पोजीशन, मुंबई 10th पोजीशन इन दी वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का मैंने बताया है, याद रखना, वर्ल्ड्स रैंक है कि सबसे अच्छा पर्यटन के लिए दुनिया के शीर्ष 2 भारतीय शहर हैं, उदयपुर, मुंबई। उदयपुर सेकंड पोजीशन, मुंबई 10th पोजीशन है। डन। और अगर बात किया जाए कि सबसे पहले रैंक पे कौन है, तो सबसे पहले पे हम यहाँ बता देते हैं दुनिया की रैंक पे, फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पे है आपका ओसाका, 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 ये मैक्सिको में है, मैक्सिको, ठीक है, ओसाका। और सेकंड पे हमारा उदयपुर है ही है,
थर्ड पे कौन है? थर्ड पे आप बता सकते हैं तो क्योटो। क्योटो, बताइए। जापान ने भी अच्छा काम किया, टूरिज्म में भी जापान काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। क्योटो शहर है जापान का, जो थर्ड पोजीशन लेके आया है, दुनिया में तीसरी रैंक लेके आया है। बहुत बहुत बधाई जापान को भी। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे भारत का 10वां रैंक है। ठीक है, क्लियर, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड भारत के हमें 2 याद कर लिए, और फर्स्ट हमने देख लिया ओक्साका है। ठीक है, याद रखना है। बाकी टोक्यो 7th रैंक पर है, टोक्यो फेमस भी है, मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ। ये जापान के 2 आए हैं, टोक्यो, ये जापान की कैपिटल है, इसको 7th पोजीशन मिली है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कौन जारी करता है, तो जारी करता है आपका ट्रैवल प्लस लेज़र, एक मैगज़ीन है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, पब्लिश्ड बाय ट्रैवल प्लस लीजर मैगज़ीन है ये। अब कमेंट में बताएंगे मुझे कि मैगज़ीन किस देश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, शक्तिशाली सेनाओं में भारत शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन्स अच्छे हैं, मैं हर क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ डिटेल्स के साथ, ताकि आपका कुछ काम हो जाए। ठीक है, और नॉलेज के लिए भी हमें ज़रूरी है, अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है सारी चीज़ें। कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। कई बच्चे रूटीन में नहीं आ पा रहे हमारे, ज़रूरी है स्टडी, बहुत ही ज़रूरी है, लाइफ का एक पार्ट है, हमें काम करना है तरीके से। ठीक है, अब टॉप 5 कंट्रीज़। अब ऐसे कौन से टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़, सबसे शक्तिशाली देश। अब सबसे शक्तिशाली देश कौन है भाई साहब, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें शक्तिशाली चीज़ों पर निर्भर करती हैं। सबसे शक्तिशाली देश, अब सबसे शक्तिशाली देश में भारत का रैंक क्या आया है, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। पहले हम देखते हैं टॉप 5 में कौन कौन आता है, टॉप 5 में भारत है या नहीं है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं, तो मुझे तो लगता है होगा ही टॉप 5 में। तो पहला रैंक किसका है, अब देखिए, पहला तो आप सब जानते हैं अमेरिका है, USA है। ठीक है, सेकंड रैंक किसका है, रशिया का है, रशिया। थर्ड रैंक किसका है, चाइना। फोर्थ रैंक हमारा हिंदुस्तान। ठीक है, फिफ्थ रैंक यूनाइटेड किंगडम। बहुत बड़ी बात है कि हम चौथे रैंक पर हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में। अच्छी रैंक हमने कायम की है। बाकी तो दक्षिण कोरिया भी साथ में छठे पे है, सातवें पर पाकिस्तान है। तो अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, 6 नंबर पर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया। और नल्ला पाकिस्तान, जो आना नहीं चाहिए था लेकिन आ गया ये भी, क्योंकि फंडिंग बहुत लोग करते हैं इसको। तो इस तरह से ये पाकिस्तान भी आ गया है। ठीक है, जापान 8वें पे आ गया है। मतलब हमको एक तरह से किस पे ध्यान रखना है, अपने भारत देश पर रखना है। हमारा भारत देश 4th रैंक पर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बस, है ना। जापान 8वें रैंक पर है, जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रशिया 2nd पर है, अमेरिका 1st पर है। तो याद रखना, 1st, 2nd, 4th ये हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, जिनसे हमारी बातचीत और एक दूसरे से हम लोग सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, जारीकर्ता की रिपोर्ट जारी करेंगे, भाई पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश आप लिख सकते हैं, पब्लिश्ड बाई, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो ग्लोबल फायर पावर है, ग्लोबल फायर पावर। क्लियर, ठीक है, जारी करता ये है, बस इतना याद रखना। अब आपको सर टॉप में तो आपने बता दिए, बॉटम पे कौन है। अब बॉटम पे का मतलब हो गया कि अंतिम स्थान पर कौन है। ठीक है, तो अंतिम स्थान पर कौन है, सबसे बेकार बेचारा एक देश है आपका, कौन, भूटान।
ये सबसे ख़राब पोजीशन पर है। मतलब टोटल देखी जाए कितने देशों की रैंक दिखाई गई है, 145 देशों की। अब 145 में सबसे कमज़ोर जो देश है वो भूटान रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नॉलेज के हिसाब से भी हमें गरूर होना चाहिए कि इंडिया हमारा 4th पोजीशन पर है, सबसे शक्तिशाली देशों में टॉप 4 पर पूरे संसार में हमारा भारत देश है, याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लगभग जुलाई 2023 में रिपोर्ट आई थी, एक यूएन की थी, यहाँ बता देता हूँ। जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट किसकी होती है? यूएन की होती है। वो रिपोर्ट किसकी होती है? यूएन की होती है। अब यूएन में हिंदी भाषा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन को कितनी राशि का योगदान किया है? मतलब यूएन को हमने क्या दिया है? मनी दी है। मनी क्यों दी है? प्रमोट फॉर हिंदी, ठीक है। हमने पैसा दिया, किसको दिया? संयुक्त राष्ट्र को दिया कि हिंदी को प्रमोट करें, क्योंकि हिंदी आज हमारे दुनिया में तीसरे नंबर पर है, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट पे आपको पता होना चाहिए कौन सी है, मैंडारियन है। सेकंड पे कौन सी है? इंग्लिश है। और थर्ड पे क्या है? हिंदी है। डन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, बस नॉलेज लेने का है। मनी दी इंडिया ने दिया, किसको दिया? यूएन को दिया, ठीक है। अब किसने दिया? बहुत बड़ी बात है भाई साहब, 10 लाख अमेरिकी डॉलर, बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने कितना दिया है? 10 लाख अमेरिकन डॉलर। 10 लाख अमेरिकन डॉलर किसको दे दिया है? यूएन को दिया है। प्रमोट करना है हिंदी के लिए दिया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि भारत की जो लैंग्वेज है, चाहे नेशनल नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी हिंदी बोलते हैं, और भारत में हिंदी जो है 9 राज्यों में बोली जाती है, याद रखना। बहुत बड़ा इतिहास है इसका। हम तो बस करंट अफेयर के पर्पज़ से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ पता चले हिंदी का क्या क्रेडिट है पूरे वर्ल्ड में। अभी हाल ही में हमने क्या मनाया था, आपको पता होगा, 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2024 को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया था। वर्ल्ड हिंदी दिवस। सब क्वेश्चन आपके बनते हैं, पढ़ोगे तो बनेंगे, नहीं पढ़ोगे तो घर आराम करो बैठ के, कोई इशू नहीं है। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस बनते हैं, वो मनाते हैं हम लोग, क्या? हिंदी दिवस जो है। अब इसमें वर्ल्ड हिंदी दिवस में 75 करोड़ पीपल जो हैं हिंदी बोलते हैं, ठीक है, मतलब स्पोक करते हैं हिंदी को बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हिंदी को बोलना, स्पीक करना बहुत बड़ी बात है, 75 करोड़ लोग। और जो मैंडारियन है सबसे फर्स्ट पे, वो 110 करोड़ है। लेकिन हमारे लिए इतना ही बहुत है कि 75 करोड़ जो है, इतना लोग बोलते हैं हिंदी को। ग्रेट बात है। वर्ल्ड हिंदी दिवस में हमने ये बात बताई भी थी, क्लास में ही बताई थी बच्चों को, ठीक है, तो याद रखना है। और यहाँ पर हमारे यूएन में भारत के जो प्रतिनिधि थे, हम बात करें यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव थी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो वो उनका नाम था रुचिका कंबोज। पूछा जा सकता है, रुचिका कंबोज। डन। रुचिका कंबोज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, भारत से रिप्रेजेंटेटिव थी ये, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही हिंदी बोली थी यूएन में जाकर, पता है आपको, एक याद हो तो। प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ लिख देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में फर्स्ट टाइम हिंदी यूज की थी, हिंदी स्पीच दी थी यहाँ पर। किसने दी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी, और वो हिंदी स्पीच ऐसी बन गई कि आगे जाकर काफ़ी फेमस हुई हिंदी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यूएन में ऑफिशियल भाषा कौन सी है?
ऑफिशियल भाषा कई बार पूछा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज, अब सबसे पहले कौन सी है? अरेबिक। सेकंड कौन सी है? चाइनीज। थर्ड कौन सी है? इंग्लिश। फोर्थ कौन सी है? फ्रेंच, रशियन और लास्ट स्पेनिश। ये सबको याद रखना है कि यूएन में, भाई यूएन तो आपको पता है पीसफुल के लिए है, एग्रीमेंट के लिए है, ट्रीटी के लिए है, शांति वार्ता के लिए है, सीज फायर रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? यूएन काम करता है, ठीक है। और यूएन में हम भाषा कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसलिए हमने यूएन को पैसा दिया, 10 लाख अमेरिकी डॉलर सहयोग किया है कि एक इसमें भी स्पीच होनी चाहिए। और हम लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसको अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। चाइनीज़ इसलिए, चाइना इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन में, और पूरे वर्ल्ड में चाइनी लैंग्वेज ही बोली जाती है सबसे ज़्यादा। देख लीजिए आप, पूरे दुनिया में मुस्लिम कंट्री ज़्यादा हैं, इसलिए अरबिक को पहला पोजीशन पर रखा गया है, चाइनीज़ सेकंड पर रखा गया है यूएन में, फिर इंग्लिश है, फिर फ्रेंच है, फिर रशियन है, देन स्पेनिश है। मतलब पूरी दुनिया जो चलती है, पूरी दुनिया के मालिक ये लैंग्वेज हैं, याद रखना। बहुत ज़रूरी बातें हैं जानना, नॉलेज के पर्पज़ से भी जानना ज़रूरी है। हमको ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में फ़ाइट करें, नॉलेज बहुत बड़ी बात होती है, नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। बहुत ज़रूरी है नॉलेज, मैंडेटरी मानो एक तरह से, इसको ऑप्शनल में मत रखिए। ये भाषाएं हैं जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही हैं और करती ही चली जाएंगी। हमारी सरकार कोशिश कर रही है हिंदी को प्रमोट करे, लेकिन कुछ हमारे यंगस्टर्स हैं जो इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। इंग्लिश भाषा हो सकती है लेकिन नॉलेज नहीं बन सकती है। अब देखो अरेबिक में देखिए, अरेबिक क्या है? बस एक भाषा है। चाइनीज़ देखिए, इंग्लिश देखिए, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये लोग अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, अपने ही कल्चर को, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी हमारे आर्ट एंड कल्चर को डिमोट कर रहे हैं एक तरह से, सब खत्म करते जा रहे हैं। बस हम एक ही भाषा जानते हैं, वो भी अंग्रेजी, वो भी ढंग से नहीं जानते। प्रॉब्लम इज़ दैट। चलिए एनीवे, सब ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और आगे बढ़ें, कोशिश करें हम अपने आर्ट एंड कल्चर को फोकस करें और इंडिया का नाम टॉप लेवल पर वर्ल्ड में यूएन में नाम लिया जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो बनता है हमारे दिमाग में, और हमने ये भी देखा था कि नाटो शिखर सम्मेलन होता है। ये तो आपको सबको पता है कि नाटो बहुत प्रॉब्लम में है इस समय कि वो यूक्रेन की जान बचाए या ना बचाए। यूक्रेन पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। नाटो एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। नाटो संबंधित कॉन्फ्रेंस होती है, और ये कॉन्फ्रेंस कब होती है? 11-12 जुलाई, ठीक है, 2023 इस समय कॉन्फ्रेंस होती है। और कॉन्फ्रेंस का जो स्थान था वो विलनियस था, ठीक है। विलनियस था स्थान, जो लिथुआनिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लिथुआनिया। यहाँ पर नाटो की कॉन्फ्रेंस होती है। नाटो बता देते हैं आपको, 1949 में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किसी कैपिटल है? बेल्जियम की है, ठीक है। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इसका गठन हुआ तो लगभग मिलिट्री अलायंस 30 देश थे इसमें। कितने देश थे? 30 कंट्रीज। ये मिलिट्री अलायंस ग्रुप था एक। मतलब अगर किसी भी इनके मेंबर पर प्रॉब्लम्स आती है तो उस मेंबर की जान बचाते थे। यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, इसलिए जान नहीं बचा पाई। और हाल ही में न्यू मेंबर बना है
न्यू मेंबर स्वीडन, पोलैंड, ये न्यू मेंबर बन गए हैं। याद रखो, तो 32 हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सी बात याद रखना है, 32 यहाँ पर हो गए हैं। और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नाटो यूक्रेन काउंसिल के लिए हुई थी कि यहाँ यूक्रेन को सपोर्ट दिया जाए, लेकिन यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन तो दे दिया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन यूक्रेन को आज भी नहीं बचा सके हम लोग। यूक्रेन पे मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, देखना चाहें आप देख सकते हैं, लंबी स्टोरी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं गाइस। ठीक है, इस समय भी यूक्रेन पिस रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। यूएनओ, जितने भी यूएनएफएनओ बने हैं वो सब ठीक है, कोई नहीं बचा पा रहा, ना कोई शांति वार्ता कर पा रहा है। इस समय कई सारे देश आपस में झुलस रहे हैं, आपस में ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। यूएन तो सिर्फ बैठे बैठे चंदा ले रहा है और काम नहीं करता है, हथियार बेचने में माहिर है, आपस में लड़वाने माहिर हो रहा है। ये सारी करतूतें दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा होता तो देश में, पूरी दुनिया में शांति कायम होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये भी आ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा टॉप 5 कौन से देश हैं जहाँ पर हम लोग मुक्त वीज़ा, देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच हो सकती है। तो देखते हैं टॉप 5 में, टॉप 5 कंट्रीज़। नंबर 1 टॉप 5 में सिंगापुर। सिंगापुर। नंबर 2 जर्मनी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। मतलब जो देश हैं वो डेवलप कंट्री हैं। मतलब हम लोग इसमें शामिल ही हैं। सोचिए आप तो क्या स्थिति होगी यहाँ पर। बेल्जियम, हम तो यहाँ शामिल ही नहीं हैं। सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम, सोच लीजिए आप, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा अगर आप बात करना चाहूँ तो सिंगापुर जो है बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकता है, 192। जर्मनी, इटली वगैरह जैसे देश जो हैं 190 देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। इतना भरोसा है उन देशों को, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम पर। क्राइमलेस कंट्री है, छीना झपटी होती नहीं, भुखमरी है नहीं है, आपस का जातिवाद धर्मवाद कुछ नहीं है, तो शांति वार्ता अच्छी देश है, तरक्की कर रहे हैं, हर इंसान की मदद करते हैं। अब इंडिया को कंपैरिजन कर लीजिए आप, तो क्या कह सकते हैं। इसलिए इंडेक्स में हमारा 0 स्थान आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये सारे ऐसे देश हैं जो बिना वीज़ा के जा सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया है। मतलब अच्छा है कि आप 192 देश में जा रहे हैं। सिंगापुर के जो नागरिक हैं उनसे वीज़ा नहीं मांगा जाएगा, 192 देश वो आराम से घुमा सकते हैं, मतलब फ्री वीज़ा है। फ्री वीज़ा कंट्रीज़ हैं ये, याद रखना, फ्री वीज़ा कंट्रीज़। जर्मनी 190 देशों में जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया 189 देशों में जा सकता है, डेनमार्क 188 में जा सकता है, बेल्जियम 187 में जा सकता है। लेकिन टॉप 5 में हमारा भारत तो नहीं है। भारत का रैंक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 57 देशों में जा सकता है। ये भी ठीक है। 57 देश हैं जो हम पर भरोसा करते हैं कि इंडियन जो है 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। थोड़ा सा बस रिलैक्सेशन मिल गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है। यहाँ पर सबसे शीर्ष पे मैंने बता दिया क्या है, सिंगापुर है। भारत का जो है, इंडिया कितने देशों में यात्रा कर सकता है, 57 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के आराम से जा सकता है। लेकिन कहाँ जा पाते हैं हमारे लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले तो बेचारे अपनी आफत में फंसे रहते हैं। पारिवारिक समस्या, घर की समस्या, रिलेशन की समस्या, शादी की समस्या, जॉब की समस्या, तो उनके जीवन तो वहीं अंत हो जाता है।
बाकी जो जा पाते हैं वो जा पाते हैं कुछ रिच मैन, इंडस्ट्री वाले, बिजनेस क्लास वाले, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, बिल्डर्स, जो टॉप लेवल के हैं, उनके लिए ही इंडिया बना है। बाकी तो सब टाइम काट रहे हैं अपने हिसाब से, भगवान के भरोसे रहें, अल्लाह के भरोसे हैं, है ना। चलिए जैसा भी है ठीक है, अपना लाइफ चल रहा है लोगों का, सब जानते हैं लेकिन मानते कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका 23वां कॉन्फ्रेंस होता है, शिखर सम्मेलन होता है। कौन से नंबर को होता है? 23rd। क्या होता है? एक शिखर सम्मेलन होता है। किस नंबर का है? 23वां है। कब होता है? 4 जुलाई 2023 को होता है। क्लियर? याद रखना है, सारे पॉइंट याद रखना है। अब इसमें अध्यक्षता किसने की? चेयरमैन कौन बना? चेयरमैन, अच्छी बात है कि हमारा इंडिया था यहाँ पर, इंडिया के द्वारा अध्यक्षता की गई थी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? विषय क्या था हमारा? सब्जेक्ट क्या था? हमने क्या सब्जेक्ट दिया था यहाँ पर? तो सब्जेक्ट अच्छा था यहाँ पर, टूवार्ड्स ए सिक्योर SCO, टूवार्ड्स अ सिक्योर SCO, ये यहाँ पर सब्जेक्ट था, ठीक है। मतलब एक सुरक्षित SCO की ओर, हिंदी में कहते हैं एक सुरक्षित SCO की ओर, ठीक है इस, तो याद रखना एक सुरक्षित SCO की ओर, ये रहता है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट रहता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर शिरकत की और इसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतिथि के रूप में हमने इनवाइट किया था तुर्कमेनिस्तान को। मतलब गेस्ट कौन था यहाँ पर? गेस्ट कंट्री तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा, ख़ास तौर से आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स और सिविल सर्विसेज के हैं। इम्पोर्टेंट मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इस, ठीक है। नेक्स्ट जो होगी, मतलब नेक्स्ट जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा कजाकिस्तान, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट रहता है, KHSTAN। नेक्स्ट करेगा कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी? अगली अध्यक्षता करेगा तुर्कमेनिस्तान आशगाबट, आशगाबट, ऐसे ऐसे कैपिटल पूछ लिया जाता है और हम लोग फेल हो जाते हैं कैपिटल में, क्योंकि जितने भी वो मध्य एशिया कंट्री हैं, सेंट्रल एशिया के, बहुत टफ हैं, स्थान स्थान पर है, हम लोग याद नहीं कर पाते उन चीज़ों को, है ना। तो ये इनकी कैपिटल हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, और ये कंट्री हैं। तो नेक्स्ट जो होगी अध्यक्षता कौन करेगा? कजाकिस्तान करेगा, याद रखना सेम। और 9 देश इसमें शामिल होते हैं। कितने कंट्री शामिल हुए? पार्टिसिपेट कितने कंट्री हुए? 9, 9 याद रखना, 9 के नाम लिख दो। भारत भी मेंबर है यहाँ पर इसलिए, तो इंडिया भी है, पता चल जाए कौन कौन है SCO में। ईरान, कजाकिस्तान, अभी लिखा है कजाकिस्तान, चाइना, इतने ऑर्गेनाइजेशन में चाइना हमारा दोस्त है, फिर भी हमसे आ बैल जैसी दुश्मनी रखता है। इतने ऑर्गेनाइजेशन में नाम है उसका हमारे साथ, फिर भी सुकून नहीं है। उज़्बेकिस्तान, रशिया, देखो रशिया भी तुम्हारे साथ चलता है, ये सब मिलजुल के चलो यार, इंसानियत को बरकरार रखो। ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिस एक मिनट, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, तो ये रहेगा। क्लियर? ईरान, वो इंडिया, ईरान, काजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, पाक, तो ये 9 है। याद रखना है 9
इसमें मेंबर हैं जो कि यहाँ पर शामिल होते हैं, कहाँ, एससीओ की बैठक में आते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा भी मतलब कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। डन, चलिए ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं यूनेस्को का। अब देखिए यूनेस्को में पहले मैं बता देता हूँ, यूनेस्को में पहले कितने मेंबर थे, 193 मेंबर। अब ये कह रहा है न्यू मेंबर कौन बना है, न्यू मेंबर कौन ऐड हुआ है, नया मेंबर कौन है, नया सदस्य कौन बन गया है। तो नया सदस्य 194 हो गए हैं, अब वो बन गया है यूएसए जो है यूनेस्को का 194वां सदस्य बन गया है, अमेरिका जो है बन गया है। ठीक है, याद रखना है। एक्चुअली 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को पर इजराइल विरोधी होने का आरोप लगाया था, इसलिए थोड़ा अमेरिका को दूर रखा गया था। ठीक है, मतलब बाहर हो गया था इस संगठन से, पहले था, फिर बाद में इजराइल ने भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी, दोनों ने ही छोड़ दी थी। फिर 2003 में पुनः यूनेस्को में शामिल हो गए थे लोग, है ना। तो कुछ इशू होते हुए थे बीच बीच में लेकिन फ़िलहाल तो अब ये लोग शामिल हैं, कोई इशू नहीं है, अब ये शामिल हो चुके हैं। और यूनेस्को का जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, याद रखना है। हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। हेडक्वार्टर है पेरिस में, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके, डायरेक्टर जनरल डीजी हैं ऑड्रे ओजेले, ओजेले, याद रखेंगे, ऑड्रे ओजोले, ये रहेगा, बस इतना आपको याद रखना है। इनके डायरेक्टर जनरल हैं ये। ठीक है, न्यू मेंबर कौन बन गया, अमेरिका बन गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1945 में हुआ। फंडिंग भी आता है तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, इम्पोर्टेंट रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना, तरीके से करते चले जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तुरंत बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तुरंत बताइए, कमेंट कीजिए, नहीं अगर करते हैं तो मैं समझूंगा कि भाई साहब आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए CPTPP, बहुत लंबा नाम है, और देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। याद रखना है, ठीक है, फुल फॉर्म आ जाए तुरंत बता देना। कंप्रेसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब क्या है ये, क्यों है ये, कौन सा सदस्य नया बना, कितने सदस्य हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अफेक्टिव तो वैसे देखा जाए तो ये अफेक्टिव कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, 2018 में, याद रखना है। ठीक है, प्रभावित हुआ, ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, 12वें सदस्य, पहले 11 थे, और बना कब था ये, करेंटली बना है 21 जुलाई 2023। प्रभावी तब था लेकिन बना कब था, ऑर्गेनाइज्ड हुआ था ये इस समय। ठीक है, क्लियर है, 21 जुलाई 2023 को ऑर्गेनाइज्ड हुआ था ये। और जब हुआ था तो कितने सदस्य थे, 11 मेंबर थे इसमें, 11 मेंबर्स। लेकिन अब न्यू मेंबर कौन जुड़ गया है, न्यू मेंबर बन गया है यूनाइटेड
किंगडम। इंग्लैंड बन गया है नया मेंबर। ठीक है, याद रखना है, नाम से लग रहा है आपको, कंप्रेहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, पूरी तरह से मतलब कनाडा, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चिली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, ये क्या करेंगे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में अपना काम करेंगे और तरीके से पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत करेंगे, व्यापार करेंगे और अच्छी तरह से अपनी धाक जमाने में ये आगे निकलेंगे। और इसमें हमारा भारत देश मेंबर नहीं है, याद रखना है, भारत देश मेंबर नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस यूँ समझो बहुत ही सिलेक्टिव हैं और बड़ी मुश्किल से ये कट करके पेस्ट करके मैं आपको समझा रहा हूँ तरीके से, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ जाए। ठीक है, चलिए, 4 समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं नेपाल और भारत के बीच में, तो याद रखना MOU। MOU होता है किसके बीच में, भारत, इंडिया, नेपाल, इंडिया, नेपाल, याद रखना है। और ये कब होता है, 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को ये होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है, इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, MOU होता है भारत और नेपाल के बीच में होता है 4 अगस्त 2023 को। अब इसमें 4 समझौते हो जाते हैं और ये समझौते जो 4 होते हैं वो रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा समझौता था इसलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि 3 जो होते हैं वो शिक्षा से होते हैं, 4 तो होते हैं। 4 अगस्त को कितने एग्रीमेंट होते हैं, 4 एग्रीमेंट होते हैं, 4 एग्रीमेंट होते हैं। 3 तो हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, और एक जो होता है वो रह गया आपका जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधित, एक रह गया वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। याद रखना है, 3 है एजुकेशन से संबंधित, 1 है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। तो ये हमको वहाँ पर फोकस करना है। डन, 4 एग्रीमेंट हो जाते हैं, अच्छी बात है। हम उन एग्रीमेंट को मतलब पालन करेंगे, मतलब नेपाल के साथ नेपाल की जो स्थिति है उसको ठीक करेंगे। इसका मतलब ये है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आया अभी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। चलिए, अच्छी बात है कि भैया प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आया है, इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। अब ये तो आ गया, ठीक है, 2023 का आया था और कब जारी किया गया था, ये 20 जून को जारी किया गया, 20 जून 2023 में। जारीकर्ता कौन था, पब्लिश किसने किया था इसको, प्रकाशित, पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। याद रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। डन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रबंधन विकास के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। याद रखना है, टोटल देश अगर शामिल किए जाएं तो
टोटल अगर देश देखी जाए तो 64 हैं। टोटल देश कितने हैं? 64 हैं, ठीक है, 64 हैं। जिसमें टॉप कौन है, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं? टॉप डेनमार्क सीट्स पर है। डेनमार्क, ये तो हमेशा ही रहते हैं सीट्स पर, क्योंकि इनके जो पॉपुलेशन है वो एक परिवार की तरह रहती है। आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हमारी पॉपुलेशन परिवार की तरह नहीं रहती है, एक दूसरे को ही खा जाती है, लेकिन वहाँ पर सब लोग अपने आप को कंट्रोल, ये लोग अगर चाहें जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते? आप सोचिए, बढ़ा सकते हैं। ये लोग जो हैं जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी यहाँ जानवर रह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इतना विशाल जनसंख्या देश हमारा भारत देश हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे भारतीयों के अंदर पता नहीं कौन सा एक चीज़ है जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ाते जा रहे हैं जनसंख्या। दिमाग में कोई चीज़ अच्छी खाते नहीं खाते हम लोग, कतई नहीं खाते। जनसंख्या बढ़ाना चाहें तो ये भी तो बढ़ा सकते हैं। डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, बढ़िया बढ़िया कंट्री हैं, वहाँ भी तो इंसान रहते हैं, लेकिन वो एक मेंबर की तरह रहते हैं। उनकी सोसाइटी मेंबर है, उनका कल्चर मेंबर है, उनका एनवायरनमेंट मेंबर है, उनकी पूरा समाज मेंबर है। हम तो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। टॉप पे तो ये हो गया, ठीक है। अब पूछा जाए तो भाई बॉटम पे कौन है? बेकार हालत किसकी है? तो बॉटम पर कौन है? वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला है, जिसकी 64 रैंक है, याद रखना है। भारत की रैंकिंग भी ठीक नहीं है, हम इंडिया की रैंक तो भूल ही गए थे। तो इंडियाज़ रैंक कितनी है? तो इंडियाज़ रैंक है इसमें 40वीं रैंक है, ठीक है। क्या आधार बनता है इस रिपोर्ट का? मतलब किस आधार पे होती है ये रिपोर्ट? सबसे पहले क्या देखा जाता है? इकोनॉमिक इंडेक्स चेक किया जाता है। वोकेशनल कैपेसिटी देखी जाती है। वोकेशनल दक्षता देखी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, और साथ में गवर्नमेंट कैपेसिटी, कोई पूछे किस पर पब्लिश होता है, ये सब देखा जाता है। उस देश की ये क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो पब्लिश होता है। इंडिया की रैंक 40 हुई है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक, वोकेशनल कैपेसिटी और आधारभूत ढांचा और सरकारी दक्षता कैसी है, इस ब्याह पर ये पब्लिश की जाती है रिपोर्ट। लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है, इंडिया का रैंक भी थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब एवरेज भी नहीं, हम लोग 40 है। तो कंपटीशन एक दूसरे को गिराने का होता है ना कि उठाने का होता है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात कर लेते हैं। ग्लोबल पीस, समझ में आ गया होगा, है ना। पीस का मतलब हो गया शांति, भाई साहब। शांति है कि नहीं है दुनिया में? तो ये शांति देख लेते हैं, किसके यहाँ कितनी शांति है और किसके यहाँ कितनी अशांति है, ठीक है। जून में आया था ये, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है। कौन जारी करता है? जारी करने वाला संस्था, जारी संस्थान, तो आप बता सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्थान जारी करती है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये हमको याद हो जाना चाहिए, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन कौन सा है? एडिशन है 17वें एडिशन है। टोटल कंट्री कितने शामिल हुए? टोटल कंट्रीज 163, याद रखना है।
टॉप कौन है, आप बताइए टॉप कौन है भाई साहब। तो टॉप वही रैंक ले जाएंगे, आइसलैंड है, आइसलैंड टॉप पर है। डेनमार्क सेकंड पोजीशन पर आ गया, है ना। आइलैंड, सब कुछ बेटा यहीं पर है। ज़िंदगी जीना है तो यहीं चले जाओ, आराम से ज़िंदगी जियो। अब बॉटम पे कौन है, अंतिम तीन, अंतिम पर कौन है जिनकी स्थिति खराब है। भाई साहब अफ़गानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अशांति है। पूछा जाए अशांत देश कौन है पूरी दुनिया में, तो 163 रैंक इसी की है, अफ़गानिस्तान की है। देन फिर यमन की है, यमन है, याद रखना है, यमन का 162 वो है रैंक। तो ये काफ़ी हालात भरे देश हैं जिनकी सिचुएशन आज भी ख़राब है, शहर भी खंडर में तब्दील हैं इनके, तो कहाँ शांति होगी। दिन दहाड़े बम विस्फोट, स्कूलों में तो, मस्जिद में तो, जहाँ देखो वहाँ बम बम विस्फोट हो रहा है, तो कहाँ यहाँ पर शांति होगी। इसलिए अफ़गानिस्तान सबसे अशांत देश बन गया है, दुनिया का सबसे अशांत देश, याद रखना है। भारत भी कोई कम नहीं है। आप सोच रहे हो भारत में क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट इसकी होती है कि भैया वहाँ पर बम विस्फोट ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स होती है, इस चक्कर में भारत पिस रहा है। हर आदमी अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है यहाँ पर। जनसंख्या नहीं देखनी है, काम नहीं देखना है, लोगों के पास काम है कि नहीं। अब लोगों के पास काम नहीं है तो 2 नंबर के काम करने लग जाते हैं। वो 2 नंबर के काम करते हैं तो पैसा की बदबू आ जाती है उनके मुंह में, उनकी नाक में, तो पैसा चाहते हैं वो, फिर उनकी एक आदत बन जाती है। ऐसे ही गलत काम एक टॉप पे चला जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो भारत की रैंकिंग 126 है, और पिछली वर्ष देखी जाए तो बहुत ख़राब थी और 135 के लगभग थी, लेकिन इस बार 126 है, याद रखना है। पीस इंडेक्स में 126 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत गंदा रैंक है एक तरह से, खास नहीं है। खास होता तो हम यहाँ की बात करते, कहाँ की, आइसलैंड, डेनमार्क। हम टॉप 50 में भी नहीं, टॉप 100 में भी नहीं, क्या बात कर सकते हैं, क्या है हालत। हमसे बढ़िया तो भूटान देश है जो शांति रखता है। अगर हम भूटान की देखा जाए, आप लिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, सब इम्पोर्टेंट ही है। भूटान की रैंक देखी जाए तो मात्र 17th रैंक भूखा भूटान की है, बताइए। शांति बनाए रखते हैं, हमको तो हल्ला चाहिए ना, शांत जगह हम काम नहीं करना चाहते, चकाचौंध चाहिए हमको। नेपाल भी अच्छी है, देखो 79th रैंक नेपाल की अच्छी है। चाइना की देखना चाहते हैं, चाइना की देख लीजिए, चाइना 80 रैंक पर है, पीस में 80 रैंक पर है। तो बांग्लादेश की देख लीजिए, बांग्लादेश 88 रैंक है। हमसे अच्छे तो हमारे पड़ोसी हैं यार, देखो भूटान देखिए, सबसे शांत, मस्त बैठा रहता है हिमालय में ढका हुआ एक छोटा सा देश। नेपाल देख लीजिए आप, 79 नेपाल। चाइना 80, बांग्लादेश देख लीजिए 88, और इंडिया देखिए 126। इंडिया को तो उसके ही पॉलिटिशियन ने मार रखा है, आपस में ही कंपटीशन करके आपस में मर रहे हैं सब के सब। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पिस रही है भारत की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, आगे और हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे लिए ही है, ज़रूरी है। ठीक है, हम सब फोकस करेंगे इस चीज़ पर, इसलिए ये मत सोचना कि सर मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत आप बहुत ज़्यादा करेंगे, मुझसे ही ज़्यादा करेंगे। बस यही आशा है आपसे कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें। आसियान, अब देखिए आसियान हुआ था 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2023 को आसियान होता है। और एट द रेट मतलब कहाँ होता है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर भैया, यहाँ पर जो भारत है और जो आसियान है उनके बीच में औषधियों पर बात चलती है, मतलब मेडिसिन को लेकर बातचीत चलती है, औषधि के क्षेत्र पर। पर्पस है, पर्पस फॉर मेडिसिन, मेडिसिन को लेकर बात चलती है इंडिया और आसियान के बीच। आसियान, ठीक है, आसियान
एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन कहते हैं हम लोग, ठीक है, दक्षिण पूर्व साउदर्न ईस्टर्न एशियन नेशंस, द एसोसिएशन साउदर्न ईस्टर्न नेशंस, ये याद रखना, आसियान की फुल फॉर्म है ये, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ये आसियान। पूछा जाए कहाँ हुआ था तो आप बता सकते हैं, इसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है। किस लिए हुआ था? मेडिसिन पर्पज से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 20 जुलाई 2023 को हुआ था। तो ये पॉइंट है हमारे, आसियान में कितने मेंबर हैं तो ये बता देना, 10 मेंबर हैं, ठीक है। और 10 में आप बताओगे भारत मेंबर है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है भारत मेंबर, क्योंकि 10 में आपका कौन है, यहाँ लिख ही देते हैं हम लोग, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है ना, सॉरी, मलेशिया है, फिलीपींस है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, सिंगापुर, थाईलैंड, ये ज़रूरी है, पूछ लिया था कौन सा देश नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए, है ना, वियतनाम, लाओस, लाओस, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक रह गया कंबोडिया, कंबोडिया। तो ये आपके 10 देश हैं आसियान में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। याद रखना है सारी चीज़ें क्योंकि इम्पोर्टेंट रहती हैं हमारी। बस इन दोनों के बीच में क्या, भारत और आसियान जो है काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, भारत मेंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत फिर भी आसियान देशों के साथ मतलब स्टे करता है, रहता है, उनकी चीज़ों को समझता है, और एक क्षेत्रीय संगठन में पार्टिसिपेट करता है, जो रीजनल रीजनल कॉपरेशन होते हैं वहाँ भी ये पार्टिसिपेट करता है, याद रखना है। डन, ठीक है। हैरिस पार्क है एक, हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, हैरिस पार्क, तो हैरिस पार्क का नाम बदल दिया लिटिल इंडिया पार्क। तो किस में बदल गया, कन्वर्ट किस में हो गया है, कन्वर्ट इनटू लिटिल इंडिया पार्क, याद रखना है, बदल के किस में गया, लिटिल इंडिया पार्क में बदल गया है। अच्छी बात है कि लिटिल इंडिया पार्क रखा गया है, तो ये कहाँ की बात है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, क्योंकि वहाँ आसपास इंडिया के लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए उस पार्क का नाम क्या कर दिया है, लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है ये कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हमारे लिए सोचा, हमारे लोगों के लिए सोचा, है ना। तो 2023 ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बेचारे देश छोड़कर बाहर काम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, परिवार के लिए, दुनिया में है कुछ नहीं, सब मिथ्या है, सब सब कुछ, एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के जाना ही है, इसलिए लोग जगह जगह जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कोई कितने पैसे में डूबा हो, कोई चंद पैसे कमा रहा हो, ज़्यादा पैसे कमा रहा हो, डजन मैटर, जाना सबको एक ही जगह पर है, इसलिए खुशी से मोहब्बत से रहें, लाइफ में है कुछ नहीं, ठीक है। तो लिटिल इंडिया पार्क रख दिया गया, इस समय रख गया, और ये कहाँ की बात है, वेस्ट सिडनी, वेस्ट सिडनी में ये हुआ है, ठीक है, कर लेंगे आप, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे वहाँ पर उपस्थित। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम अगर पूछ लिया जाए तो कौन है तो आप बता सकते हैं, तो वहाँ के पीएम हैं एंथनी अल्बनीज हैं, एंथनी अल्बनीज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो वहाँ पर ये हुआ है, और बहुत अच्छी बात है कि हमें एक लिटिल इंडिया पार्क मिला है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में भैया कौन से रंग का आया है, तो 127 आई है, किसकी, इंडिया की। बहुत डिस्क्रिमिनेशन है भाई साहब, लड़का लड़की सब चलते चिल्लाते रहते हैं हम लोग, ट्रांसजेंडर लड़का लड़की इतना भेदभाव मिल रहा है इंडिया में, इतनी हालत ख़राब है, बताइए। इंडिया का रैंक 127 पर रैंक बता दिया गया है यहाँ पर, किसने ये जारी की है तो आप बता सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक
इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। टोटल देखा जाए कितने कंट्रीज शामिल हुए हैं, टोटल पार्टिसिपेट हुए हैं 146, और 146 में 127 इंडिया की रैंक है। मतलब इंडिया यूँ समझो क्या बोले अब, इसमें है ही नहीं है, मतलब खास पोजीशन बना ही नहीं है। हमेशा इशू हुआ है, हमेशा इशू दिमाग, मतलब जेंडर इक्वलिटी तो मतलब इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। टॉप में आप बताएंगे तो हम बता सकते हैं, टॉप में ज़्यादा बोलने से लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या समझा सकता हूँ आपको। टॉप में आइसलैंड अच्छा काम कर रहा है, नॉर्वे अच्छा काम कर रहा है, फिनलैंड अच्छा काम कर रहा है। ये कैसे अच्छे काम कर रहे हैं समझ में नहीं आता भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ भी तो इंसान रहते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे को खून पीने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है जो कुछ इस पर छील लो, सब मेरा सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसी सोच से डेवलपमेंट नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। धर्म, कास्ट, ये सब खेल रहे हैं हम लोग आपस में, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, फिर कब्जा हो जाएगा दोबारा विदेशी ताकतों का। क्या कर सकते हैं। टॉप में ये हैं, देख लीजिए आप, बार बार यही लिखता आ रहा हूँ मैं, देख लो ऊपर से, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हो तो बार बार यही लिख रहा हूँ मैं। टॉप में देख लो आप, टॉप में ये सब, टॉप में है ये सब, यही टॉप में आ रहे हैं, यही टॉप में आ रहे हैं। इंडिया का रैंक ये है, देख लो आप, आँख फाड़ के देखो, ये रहे इंडिया का रैंक 127, टोटल 146। इससे बड़ी इंडिया को रैंक ही नहीं देते। क्या कर सकते हैं, देना ज़रूरी है ना। अंतिम रैंक किसकी है, अब भाई अंतिम तो याद करनी पड़ेगी, मतलब बॉटम पे कौन है। इससे बड़े तो हमारे पड़ोसी अच्छे हैं यार, है ना। बॉटम पे अफ़गानिस्तान सबसे बेकार है। वहाँ की लेडीज़ों को घर में कैद रखते हैं, काम करो, बीवी बच्चों को पालो, मतलब बच्चों को पालो और रोटी बनाओ, गाड़ी भी नहीं चलाओगे आप, बाहर भी निकलोगे, स्कूल भी नहीं जाओगे, कॉलेज भी नहीं जाओगे। ये हालत है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो इंडिया के अंदर दिख रही है। चंद वुमेन काम कर रही है इंडिया में, दुनिया की 1% वुमेन काम कर रही है। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, 1% महज। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ नोट करके, आँख खुल जाए तो आपकी। 1% वुमेन वर्किंग है, वुमेन वर्किंग इन दी वर्ल्ड। सोचें, 1% गाइस, 1%। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। चलिए, अफ़गानिस्तान 146 है और इंडिया 127 रैंक पे काबिज है, ठीक है। बांग्लादेश 59 है, देखा जाए बांग्लादेश लिख देते हैं, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी ज़्यादा कभी डेवलप नहीं है, फिर भी डेवलपिंग में है, फिर भी वो अपनी रैंक को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहा है। 59 रैंक है बांग्लादेश की। श्रीलंका की चलो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव है ही है। श्रीलंका की कितनी है, लगभग 115 श्रीलंका की है। चाइना ने भी अपने आप को इम्प्रूव कर रखा है। चाइना तो विशाल जनसंख्या वाला देश है, फिर भी तो कर रहा है इम्प्रूवमेंट। इंडिया ही इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है। चलिए, कोई इशू नहीं है। और जो मैं आपको बताऊं, आइसलैंड जो है ना, ये आइसलैंड है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार कंटिन्यूस, लगातार 14वीं बार, देख लो, रैंक लेके आया है। पहली रैंक, लगातार 14वीं बार पहली रैंक लेके आया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जेंडर गैप बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना तरीके से गाइस, ठीक है। जेंडर गैप अगर देखा जाए वर्तमान में, पूरी तरह से ग्लोबल जेंडर गैप देखा जाए तो 68.4% है। ये जेंडर गैप है एट द रेट ग्लोबल, दुनिया लेवल पर इतने प्रतिशत जेंडर गैप दिख रहा है। इंडिया में देख लो यार, इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर में देखूँ 30+ पर ही शादी हो रही है, 35+ पे शादी हो रही है, 40+ पे शादी हो रही है। याद देखो कितना जेंडर गैप है, इतनी हालत है। 20 से लेकर 30 तो संघर्ष का जीवन चलता है लोगों का, बहुत इशू हो रहा है, जेंडर गैप ज़्यादा देखा जा रहा है। चलिए, कोई इशू नहीं, ये चलता रहेगा, दुनिया है। लेकिन हम सबको समझते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, और हम लोग आपस में ही उलझ रहे हैं धागों की तरह। हम सुलझा रहे हैं लेकिन आप लोग उलझ रहे हो।
उलझने में क्या होगा, इशू आएंगे। इशू आएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये इशू आ रहा है, और क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, दिक्कत है, ये दिक्कत है, दिक्कत दिक्कत होती रहेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा सर लगातार सांस नहीं ले रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन करता है कि आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें दे सकूँ। चलिए, एक रिपोर्ट है मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे। लिविंग सर्वे हुआ यहाँ पर, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। मर्सर कास्ट लिविंग, अरे यार मैं हिंदी में लिख देगा, मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, कोई इशू नहीं, लिविंग सर्वे, ठीक है। अब ये मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे का मतलब होता है लिविंग, जहाँ रहने लायक हैं। विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है ना, विश्व में सबसे सस्ता शहर कौन सा है, ऐसी बातें। मर्सर एक रिपोर्ट है, मर्सर का एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, बात यहाँ इसकी आ रही है, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे की, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे की बात चल रही है यहाँ पर। तो कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे है जो जारी की है किसने, मर्सर ने जारी की है। मर्सर एक्चुअली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। अब इसमें बात की गई है कि भाई ये रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो बताएंगे 28 जून 2023 को जारी की गई थी। सर्वे में कुल कितने शहर लिए गए वर्ल्ड के, तो सर्वे में टोटल सिटीज़, तो आप बताएंगे 227 सिटीज़ हैं इसमें, और जिसमें सबसे ज़्यादा महंगे शहर कौन से हैं, है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव, जो हम रह भी नहीं पाएंगे, बड़े बड़े बिल्डर बिजनेस क्लास के लोग ही वहाँ पर रह सकते हैं। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन से हैं, सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, विश्व में सबसे महंगे शहर, हांगकांग, हांगकांग, सिंगापुर, सिंगापुर, ज्यूरिख, ज्यूरिख, ये ऐसे शहर हैं, विश्व के सबसे महंगे शहर हैं ये, ठीक है, याद रखना है, पूछा जाए। अब इंडिया की बात करें तो, इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे महंगे शहर कौन से हैं, मुंबई, भाई 227 देश की लिस्ट जारी की है, तो पहले पे ये हो गया, फर्स्ट पे, सेकंड पर एंड थर्ड पर, है ना, यही तो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब भारत में कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, तो मुंबई, मुंबई का रैंक कितना है 147, ठीक है। नई दिल्ली 169, ये कोई महंगे शहर शुरू हुए हैं, ये तो बस थोड़ा इंडिया का नाम आ जाए, 169। चेन्नई, वो भी बड़े बड़े शहर को ले रखा है इसमें, चेन्नई 184, ये रैंक बनाए रखा है ना। जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बेंगलुरु का, तो कोई ये थोड़ा बेंगलुरु इतना महंगा है, आम आदमी आराम से लेकर रह सकता है ना। बस एक थोड़ी बात हम कह सकते हैं कि बम्बई थोड़ा महंगा रहता है, बाकी नई दिल्ली में भरे पड़े हैं लोग, चेन्नई में भी बेंगलुरु में भी, तो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। इंडिया में ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव सिटी माने जाते हैं आम आदमियों के लिए, तो कहीं भी सर्वे कर लेंगे बेचारे, कोई इशू नहीं पड़ता है उनको लिए। तो यहाँ तक मैंने यहाँ बात की है, कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, हमारे प्रिय स्टूडेंट्स हैं आप सब, मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप आगे निकलें, पढ़ें और बढ़ें। जो भी मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपको भी आगे काम करना है, मेरे साथ करना है, बढ़ना है, पढ़ना है। वीडियो को मैक्सिमम लोग देखा करें, मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से पैसे कमाऊँ, है ना, ये सब सोशल वेलफेयर ही है। कुछ कैंडिडेट कहते हैं सर हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप टीचर का बना हुआ वीडियो ही आप शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, है ना, सबके पास पहुंचा दिया करें, स्टेटस पे लगा लिया करें, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ऑनलाइन बैठे बैठे आप इतना ही कर दिया करें, बैठे बैठे एक उंगली दबानी है बस, लेकिन वो भी नहीं होता।
कहना पड़ता है इसके लिए। ये कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेरी, किसी भी रिलेटेड से कोई भी क्वेरी होती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9870865913। ठीक है गाइस, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।